किसी के रिटायरमेंट फंड में एनपीएस कहाँ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस सब जगह होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। एनपीएस राइट अप फ्रंट एंड सेंटर होना चाहिए। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के फंड्स, या फिर एक तरफ एनपीएस, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन? आपको दोनों का जरूरत है। एनपीएस में आपको रिटर्न्स मिलता है एंड बेनिफिट्स फ्रॉम लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स में आपको एक लिक्विडिटी का एस्पेक्ट आ जाता है, कभी भी आप निकालना चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। तो इट इज नॉट आइदर और, दोनों की इंपॉर्टेंट जरूरत है, यानी कॉम्बिनेशन दोनों का होना चाहिए। बिल्कुल, आपके हिसाब से कॉम्बो पैक मिक्स तो होना ही चाहिए। और मैं आज से हर यंग बच्चे को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही जॉब पे लगे, पहला एक 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन एनपीएस का जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आप देख रहे हैं एनपीएस जरूरी है। एनपीएस जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनपीएस में निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की। क्योंकि अक्सर जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में यही आता है कि पैसा तो लगा दिया, अब यहां से मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, और अगर वो रिटर्न मुझे मिलेगा तो क्या जो बाकी इंस्ट्रूमेंट इस वक्त बाजार में है उनसे ज्यादा होगा या उनके जैसा होगा। इन तमाम बातों को आज हम समझेंगे और पूरा जो कंफ्यूजन है आपके दिमाग में एनपीएस के रिटर्न को लेकर, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, करेंगे उनसे बातचीत। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ अनिल गहलानी इस वक्त हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के। इसके अलावा हमारे साथ कुरियन जोश हैं, जो कि सीईओ है टाटा पेंशन फंड के, और साथ ही हमारे साथ रितेश शेठ हैं, फाइनेंशियल प्लानर। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पे। और सबसे पहले मुझे लगता है कि आपसे शुरुआत करते हैं। अनिल सर, मुझे सबसे पहले लाइफ साइकिल फंड के बारे में बताइए, क्योंकि एनपीएस में पहले से लाइफ साइकिल फंड है। कैसे काम करता है एनपीएस का ये लाइफ साइकिल फंड? देखिए, लाइफ साइकिल फंड एक जो है ना, तो ऑटो पायलट जिसे कहते हैं कि अपने आप से वो आपकी एज प्रोफाइल को लेके एडजस्टमेंट करते रहता है। मान लीजिए कि आप एक पायलट को सोच के रखे, तो एक टेक ऑफ के वक्त स्टार्ट हो गया काम उनका, उसके बाद ऑटो पायलट वे में वो काम करते रहता है। सिमिलरली जो एनपीएस का ये एक बहुत ही सुपर्ब आइडिया था कि जिस हिसाब से आपने निवेश किया और आपकी एज प्रोफाइल चेंज होती रहेगी, उस हिसाब से आपका इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तीनों में हिस्सा चेंज होते रहेगा। जैसे आपकी एज थोड़ी बढ़ेगी तो एक जाहिर सी बात है यहाँ पे रिस्क एपिटाइट कम होगी, तो ग्रोथ पोटेंशियल एज वेल एज रिस्क दोनों थोड़ा कम करते करते इक्विटी में थोड़ा परसेंटेज कम होते जाएगा। और फिक्स इनकम या जो बॉन्ड साइड होगा, जिसमें कि आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स ले लिए, उसका प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा होते रहेगा। तो एक है ना कि बहुत ही सिंपल वे में फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट टाइप अप्रोच लेके आप निवेश करते रहिए। एट द बैक एंड आपकी एज प्रोफाइल के हिसाब से अपने आप वो हल्का सा चेंज होते रहेगा, परसेंटेज आपका चेंज होता रहेगा। हेंस कि लाइफ साइकिल कनेक्टेड या ऑटो चॉइस कनेक्ट बोल सकते हैं उनको, या लेमैन टर्म में बोल दीजिए कि ऑटो पायलट में आपका काम चल रहा है। ओके। तो वो मेरे हिसाब से कुछ निवेशक जो हो या कुछ आपके दर्शक हो जिनको एक तरह से ग्रिप है मार्केट का, कि अभी मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा मुझे इक्विटी एलोकेशन ज्यादा करना है या कम करना है। बहुत सारे ऐसे आपके दर्शक होंगे जिनको वो डे टू डे में उनका वो एक्सपर्टीज नहीं है, उनका काम नहीं है, तो उनको ये हेडेक से रिलीव करने के लिए ये एक ऑटो साइकिल लाइफ साइकिल फंड चालू है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल है। सो इस वक्त आपने देखा होगा कुरियन सर की सेबी ने एक चेंजेस किए पिछले दिनों, और उसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की जगह पर लाइफ साइकिल फंड वो लेकर आए। अच्छा, काफी इसको उन्होंने प्रमोट भी किया और बाकी लोगों ने भी बड़ा इसको हाथों हाथ लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें से मैं भी शामिल हूँ, जिसे ये नहीं पता था कि एनपीएस में ये पहले से है। क्या यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है एनपीएस के लाइफ साइकिल फंड में और दूसरी तरफ जो सेबी अभी लेकर आई है लाइफ साइकिल फंड उसमें? एनपीएस 2004 में स्टार्ट किया गया था एंड दैट वाज स्टार्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। उसके बाद ये ऑल सिटीजन, प्राइवेट सेक्टर सिटीजंस के लिए भी लाया गया। जैसे एनालिस्ट क्लियरली बताया, देयर इज 2 टाइप्स, एक एक्टिव फंड्स है और एक पैसिव फंड, एक ऑटो चॉइस है। एक्टिव में जो सब्सक्राइबर है वो डिसाइड कर सकता है कितना इक्विटी उसके लिए अच्छा है, कितना डेट उसके लिए अच्छा है, हो सकता है। लाइफ साइकिल फंड में क्या होता है कि एज पर दी एज इक्विटी परसेंटेज नीचे आता है, डेट परसेंटेज ऊपर आता है। लाइफ साइकिल फंड में भी 4 टाइप के लाइफ साइकिल फंड्स होता है। There's an aggressive life cycle, there's a moderate life cycle, there's a conservative life cycle and a balanced life cycle. हमारे यहाँ पे 1.4 करोड़ पीपल हैं, सब लोगों का रिस्क एपेटाइट सेम नहीं है। कोई कहता है कि मुझे थोड़ा इक्विटी चाहिए, थोड़ा कहता है कि मुझे ज्यादा इक्विटी चाहिए, एज एन एसेट एलोकेशन सबका रिस्क एपेटाइट सेम नहीं। तो एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है, उसमें आप जब 35 साल के होते हो आपका 75% इक्विटी एलोकेशन हो जाता है। तो 35 तक 75%,
and that dials down to 15% when you are 55. But 75% equities allocation से 15% तक नीचे आ जाता है. So that's for people who have an appetite कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में से मुझे कंपाउंडिंग मिल सकता है, तो मुझे एग्रेसिव लाइफ साइकिल चाहिए. दूसरा है मॉडरेट. ये उस तरह के लोग हैं जो मुझे ज्यादा ग्रीडी, बट आई डोंट नो कि मैं कंजर्वेटिव हूँ कि मैं रिस्क एपेटाइट, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना, ज्यादा. तो उसमें 35 इयर्स तक आपका 50% एलोकेशन होता है, दैट डायल्स डाउन टू 10% टू 55. तो दैट्स अ मॉडरेट. फिर कंजर्वेटिव जो कहते हैं नहीं, इक्विटी में बहुत हमारे हाथ जले हैं, हमको इक्विटी चाहिए नहीं, बट हाँ लोग कहते हैं इक्विटी थोड़ा होना चाहिए, तो 25% से स्टार्ट करो. So at 35 you start with 25%, dials down to 5% by 55. So ये 3 asset allocation थे जो काफी टाइम से चल रहे थे. Recently about 2 years ago PFRDA introduced balanced life cycle. वो balanced life cycle में क्या था कि at 35 you start with 50%. That stays at 50% till you are 40. And from 35 to 45, 45 to 55, that 50% comes down to 35%. So क्या है कि then you are able to compound. So 4 life cycle funds है, 4 different type of people. So I mean, we can decide कि हमारे लिए क्या काम करता है. अगर मुझे इक्विटी मार्केट्स पता है, डेट मार्केट्स पता है, कंपाउंडिंग पता है, एमटीएम पता है, मुझे पता है कि रेट्स नीचे जा रहे तो मुझे एमटीएम गेन्स मिलेंगे, यहाँ पे डेट फ्लैट पे, उन लोगों के लिए एक्टिव फंड्स है. बट जो लाइफ साइकिल है, दिस इज फॉर लाइक अनिल राइटली सेड, दिस इज फॉर अ फिल इट, शेट इट, फॉरगेट इट. यू पुट द मनी, वो मंथली मेरा एक पैसा जाता रहेगा, वो एसेट एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट होता रहेगा. और इक्विटी में मुझे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का पार्टिसिपेशन भी मिलता है, और डेट में मुझे कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक का मिलता है. तो यू हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल फंड. दिस हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस हैज वर्क. आई थिंक पीएफआरडीए काफी टाइम से ये कर रहा था. आई थिंक सेबी ने भी एज अ पार्ट ऑफ द बुक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग रिसेंटली, व्हिच इज अ वेरी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ओके, सो रितेश, मैं आपके पास आती हूँ. मुझे एक बात बताइए, आप मुझे मान के चलिए, मैं एक ऐसी इन्वेस्टर हूं जिसको इस बाजार के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और मैं ज्यादा इतना पेन लेना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे लाइफ साइकिल फंड चाहिए, जो मैं खुद आके आपसे कह रही हूँ. अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप सेबी ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो लाइफ साइकिल फंड, अगर वो आगे आता है, अभी तो वैसे फंड्स है नहीं, वो आप मुझे कहते हैं लेने के लिए, या फिर आप मुझे एनपीएस का जो लाइफ साइकिल फंड है वो कहते हैं लेने के लिए. आप दोनों में से कौन ज्यादा प्रेफर करेंगे और क्यों? मुझे मैं 2 सिचुएशन आपको बताऊंगा. हाँ. एक सिचुएशन ये बताऊंगा कि आप आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने आ गए कि रितेश भाई मुझे रिटायरमेंट मेरा प्लान करना है, और आगे जाके मुझे एक अच्छी अमाउंट का पेंशन भी देख रही है, कि मुझे सिक्योर पेंशन चाहिए. अगर मैं इस तरह से सोचूं कि आप उस प्रॉपर स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि भाई मुझे पेंशन लेना ही है, या मुझे रिटायरमेंट पे एक अच्छा कॉर्पस मेरा बिल्ड करना ही है चाहिए, और मेरी आदतें जो है ना बहुत बुरी है. बुरी इन द सेंस हम बोलेंगे कि शायद मैं टेम्प हो जाऊं कोई चीज खरीदने के लिए, और मेरा जो भी छोटा बड़ा कॉर्पस बिल्ड हुआ है उसको मैं यूज कर लूं. बिल्कुल ऐसी है. ये शायद उस तरह का अगर माइंडसेट है, और आपको आपके कंट्रोल चाहिए आपके ऊपर कि भाई मुझे हाथ ही मत लगा दीजिए रितेश भाई, पैसा आप रखिए, आप अच्छी वाली कोई स्कीम दे दीजिए, तो मैं उनके लिए एनपीएस आपके लिए प्रेफर करूंगा. मगर आप सोचते नहीं, मेरे अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी मुझे ज्यादा अच्छे से है. मैं सिर्फ एक फीस ऑफ मेरे इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन में इस तरह से करना चाहूंगी, बट मेजर पोर्शन मुझे लिक्विडिटी भी चाहिए, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, कि कहीं कोई जरूरत पड़े तो मुझे पैसे की एक्सेस मिले. और आप बहुत सॉर्टेड हो एसेट एलोकेशन में आपके, तब आप जो म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस करेगी सेबी ने, जो मैंडेट दी है, उसके ऊपर जो स्कीम आएगी उसमें आप सोच सकते हैं. बट पहले मैं ये बोलूंगा कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसको आप इन्वेस्टमेंट के साथ मैच मत कीजिए. रिटायरमेंट इज वेरी सीरियस टॉपिक, वेयर आप आज समझिए 30-40 साल जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और दूसरे 30-40 साल की आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 30-40 साल की रहेगी, और उस टाइम आपके पास 0 अर्निंग रहेगा फ्रॉम द इनकम एज अ सैलरी और एज एन बिजनेस. आपको आपके पेंशन और आपके कमाए हुए वेल्थ से ही दूसरे 30-40 साल निकालने हैं. तो मैं इस तरह से सोचूंगा कि अगर आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं कि मुझे स्ट्रिक्टली मेरे पैसे कुछ बच जाए क्योंकि मेरे हाथ थोड़े छूटे हैं, तो देन डेफिनेटली आप एनपीएस को प्रेफर कीजिए. और मैं उसमें ये रिक्वेस्ट करूंगा, टियर 1 वाला जो ऑप्शन है उसमें 50,000 लोग नॉर्मली डालते हैं, बट मैं बोलूंगा उसके अंदर आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें दीजिए, मतलब आपके हाथ बंधे रहे.
ओके कुल मिला के आपने मुझे मतलब यही सजेशन दिया है कि मुझे एनपीएस वाला जो लाइफ साइकिल फंड है वो चूज करना चाहिए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न से शुरुआत की थी इस शो की, उस पे आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न की अगर बात करें तो अल्टीमेटली सबको यही लगता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। और स्पेशली अगर मैं इसको दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, ईपीएफ ले लीजिए, इन सबसे अगर कंपेयर आप करते हैं तो आपको एनपीएस कहाँ पर दिखता है? जैसे अभी आपने कहा बहुत अच्छे से कि मेरे पास आज 2 टाइप के निवेश करने के माध्यम है। एक है जहाँ पे मुझे एक फिक्स रिटर्न अश्योर्ड नंबर मुझे मिलेगा, जैसे आपने एग्जांपल लिया ईपीएफ है, मतलब जहाँ सैलरीड एम्प्लॉय का पीएफ है, पीएफ जो है। वैसे ही एनपीएस में एक क्या बेनिफिट है कि वो मार्केट लिंक्ड है। तो किसी साल में यदि मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, माइट बी 20-30%, 40% ऑल्सो, कोई साल में मिल सकता है आपको, कोई साल में थोड़ा खराब रिटर्न भी मिल सकता है, कोई साल में आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है। लेकिन सेम एज अ म्यूचुअल फंड भी तो ऐसा ही है। म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है। हाँ। ये तो खाली कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन का इम्पैक्ट थोड़ा अलग है। अच्छा। एनपीएस में क्या है कि आपको जो रिटर्न आप मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, जब भी आप विड्रॉ करेंगे काफी हद तक एलोकेशन जो आपका विड्रॉ होगा वो टैक्स फ्री जाएगा। कुछ छोटे अमाउंट के ऊपर शायद अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया है तो थोड़ा एक टैक्स इम्पैक्ट आ सकता है, वरना न्यू टैक्स रेजिम में भी एग्जम्प्टेड है। न्यू टैक्स में भी एग्जम्प्टेड है। तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कोई फंड ऐसे रहेंगे, नो डाउट कुछ म्यूचुअल फंड ऑफरिंग ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत रिटर्न अच्छा दे सकते हैं आफ्टर टैक्स ऑल्सो। बट यदि आप उसमें डिसिप्लिन वे में निवेश कर सके तो वो सही है। यदि आपको ये लगे कि नहीं, मुझे तो शायद ये एक फोर्स्ड वे में अगर मेरा निवेश होता रहे, तो मेरे हिसाब से एनपीएस जरूरी है। अभी मुझे एक चीज आपसे समझनी है कुरिन, मुझे एक बात बताइए, किसी भी तरीके का मार्केट हो, क्योंकि एक तरीके से हम मार्केट की तरफ जरूर देखते हैं कि हर एक सिचुएशन में कि कुछ सालों में कितना बॉटम बना, उसके बाद कौन से हमने मार्केट में डिप्स देखे, क्या ऐसी सारी सिचुएशन में भी एनपीएस को आपने रिटर्न के मामले में हिट पाया? देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक है रिटायरमेंट। हम लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, एनपीएस इज अ राइट प्रोडक्ट टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। ये जो मार्केट है, इट इज अ कैपिटल मार्केट रिक्वायरमेंट। तो आपके जो ऑप्शन है, आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में रहे या कैपिटल मार्केट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में रहे। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको 6.5, 5 से 7% का आपका रिटर्न बनता है, विच इज नॉट अ बैड रिटर्न। बट अगर आप इन्फ्लेशन अगर यहाँ से निकालेंगे तो inflation is around 4.5%. So your real return is about 1.5-2%. Now whether that growth is enough or not is what we need to consider. NPS और म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इक्विटी में डालने के लिए। नाउ इक्विटी में ये एक टर्म है which is called the power of compounding. That is whether it's mutual fund or whether it is equity direct or whether it is through NPS. Power of compounding का जो power kick in करता है, and it is rightfully called the 8th wonder of the world today. बिकॉज आप रियलाइज नहीं करते कि कब आपका अमाउंट बढ़ जाता है। बिल्कुल। एंड उसके लिए आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरत है। वो सिस्टमैटिकली आप म्यूचुअल फंड में करिए, एनपीएस में करें। रहना इंपॉर्टेंट ये है कि कितना लंबा आप साइकिल में रहे। आई थिंक पिछले 1 साल का रिटर्न सेंसेक्स का नेगेटिव था, निफ्टी का रिटर्न वाज अबाउट 2%, बट एनपीएस हैज गिवन अबाउट 7%। इवन म्यूचुअल फंड्स के एंड म्यूचुअल, हाँ, सो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। इट इज जस्ट दैट वो एनपीएस का इन्वेस्टमेंट में इक्विटी और डेट में भी था। तो जब इक्विटी आपको नेगेटिव दे रहा था, डेट वाज काइंड ऑफ हेल्पिंग इट अप। जब आपको डेट में आपको 6% मिल रहा है, अगर इक्विटी ने आपको 16% दिया, 17% दिया, 10% भी दिया, द अमाउंट इंक्रीजेस। So it is purely a question of whether markets are long or short. You are preparing for an event. वो event आपका रिटायरमेंट हो, वो event आपका गाड़ी खरीदने का हो, वो event आपका फॉरेन टूर का हो, वो event आपका चिल्ड्रंस एजुकेशन हो, सबका एक टाइम फ्रेम आपके पास है। तो रिटायरमेंट हमें, and we keep saying retirement is the only issue for which you will not get a bank loan. Because जिस दिन आप बैंक लोन लेंगे, बैंक बनेंगे, आपका इनकम ही नहीं है, तो how can I give you a bank? Exactly. So ये जो प्रोडक्ट्स है, कैपिटल मार्केट है, रिस्क रहता है, बट द लॉन्गर यू स्टे उतना रिस्क उसका कम हो जाता है। तो साइकिल्स देखना इंपॉर्टेंट है, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग किक्स इन, प्लस यू गेट टैक्स एडवांटेजेस। ओके, मुझे एक बात बताइए रितेश, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे अपने खुद के लिए। क्या कभी अगर वो एनपीएस के लिए आपके पास आए हैं तो उन्होंने ये आपसे कहा है कि मुझे एनपीएस में इसलिए जाना है क्योंकि उसमें इतना रिटर्न आता है, या सब ये सोच के आते हैं दिमाग में कि अगर ये मैंने ले लिया ना तो मेरा कहीं ना कहीं पैसा जो है वो एटीसी के तहत बच जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में हूं तो वहां मैं पैसा बचा सकता हूं? दोनों में से कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होती है?
मैं इस तरह से बोलूंगा कि आज अगर जो टैक्स सेविंग स्कीम हमने इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के हिसाब से की, मेरा 50,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया, मेरा कुछ टैक्स बच गया, और वो टैक्स बचने के बाद में मैंने साल जो रुकना है मैंने इन्वेस्टमेंट रुका है, और दूसरे साल आया मुझे वापस टैक्स बेनिफिट चाहिए, 50,000 वापस वाला। तो इनिशियल ईयर्स में जो परफॉर्मेंस जनरेट हुआ है, जो मैं आपको एक परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बोलें तो एनपीएस का एवरेज रिटर्न 10 ईयर्स साइकिल में अगर देखें तो 13 से 15% के बीच में रहा है। ओके। और इक्विटी साइड वाला, और डेट साइड वाला जो है उसका परफॉर्मेंस अराउंड 7 to 9%, जैसे आम डेट फंड्स के होते हैं। या और प्लस इसमें कॉस्ट जो है ना मैम, वो बहुत कम, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट है, वर्ल्ड की लोएस्ट कॉस्ट अगर हम बोले, जो हम हमारे म्यूचुअल फंड के पास हमें टीआर बोलते हैं, इसके अंदर 0.1% से लेके 0.30 इज मैक्स। दैट इज आल्सो अंडर द मॉडर्न स्कीम्स। जैसे हमारे को थोड़ा समझ है कि भाई रिटायरमेंट की जरूरत है, सेविंग की जरूरत है, तो हम शायद पार्टिसिपेट एनपीएस का हमारे ऑफिस में करते हैं। हम मस्ट डू प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके। कोई नहीं तो एटलीस्ट इसमें 5,000 रुपए का एसआईपी कीजिए। सो अभी आप जस्ट मैं कैलकुलेशन एक पता था कि 30 साल का यंग बंदा जस्ट मैच्योर अभी लग रहा है, उसको है, उसको लग रहा है कि फिर अभी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स सीरियसली मुझे करना है और मुझे रिटायरमेंट के लिए भी सोचना। अच्छा, कुल मिला के उनको रिटायर नहीं होना होता, उस अमाउंट से उनको अब दूसरा कुछ करना होता है। मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो उस कॉन्सेप्ट को एंडोर्स करने के लिए बोले रिटायरमेंट सब लग गया, रिटायरमेंट लगा तो एनपीएस आ गया। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट के साथ में हमने एनपीएस को जोड़ दिया। अब वो एवरेज जो मैंने देखा है, जो यंग 30 साल के यंग बच्चे रहते हैं, वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट का रेंज उनका जो रहा है तो 20,000 से लेके 50,000 के बीच है। ओके। सो हम उनको उसको एसेट एलोकेशन का थोड़ा बोलते हैं कि भाई आप इस तरह से एसेट एलोकेशन के लिए ये 5,000 आप भूलिए, ये आपकी लाइफ का एक कमिटेड रिटायरमेंट कॉर्पस है। आप प्राइवेट में काम करो, गवर्नमेंट में काम करो, कहीं पे भी आप काम करिए, बिजनेस करो, आप स्टार्टअप भी बन जाओ, बट आप गिग वर्कर हो तब भी आपके लिए, आप फार्मर हो तब भी आपके लिए है। बिल्कुल। तो हम इस तरह से बोलते हैं वेल्थ क्रिएट होगा तब आप रिटायर हो पाओ। बिल्कुल। सो वेल्थ क्रिएशन जो है वो एक हमने इसको एक मोड बना दिया है कि ये आपको करना ही है। और नंबर्स की बात करें, 5,000 रुपए का आपने किया है, 30 साल आपका रिटायरमेंट टारगेट करते कि साल आप 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और हर साल हम 10% से कंपाउंड करेंगे वो वैल्यू। सो आपका टोटल कॉर्पस 4.5 करोड़ का कैपिटल कॉर्पस 60 साल की उम्र पे जमा होता है। मेरे को लाख रुपया मोटा मोटी आराम से आ जाए। हाँ। अब 1 लाख रुपए से मैं क्या कर पाऊँ? एटलीस्ट मेरे इलेक्ट्रिक का बिल तक का भरवाऊं। मैं इस तरह सोचता हूँ कि एटलीस्ट दैट मनी इज समवेयर हेल्पिंग इन लिविंग योर रिटायर्ड लाइफ। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं वो हेल्प तो होगा ही। सो दैट इज द कोर ऑफ इट कि आप अभी देखिए जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों तक हमारे शोज जाएंगे, एनपीएस वाले जो लोग हैं वो भी अच्छा अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं। हाँ, पीएफआरडीए तो मोस्टली ये पहुंच रहा है। अब क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगी एकदम शॉर्ट में मैं आप तीनों से एक ही सवाल पूछूंगी आप तीनों से। मैं देखती हूँ आप तीनों का इसमें क्या जवाब आता है। किसी के रिटायरमेंट फंड में एनपीएस कहाँ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस सब जगह होना चाहिए 100%। मैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। एनपीएस राइट अप फ्रंट एंड सेंटर होना चाहिए। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स लाइक बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के फंड्स, या फिर एक तरफ एनपीएस, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन रिटायरमेंट फंड के लिए? It has to be a combination because one size doesn't fit all. That's a fact. तो रिटायरमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, वो म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं, एनपीएस से भी कर सकते हैं। जो एनपीएस है वो रिटायरमेंट इज द फीचर, आपको उसमें लो कॉस्ट है, प्रोफेशनली फंड मैनेज है, आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है, and it's managed by PFRD, which is there under the Act of Parliament. So you get that security, you get returns because the capital market में invest करता है। इसका जो लॉक इन फीचर है is one of the best features, so it stays there. But आपको दोनों का जरूरत है। एनपीएस में आपको रिटर्न्स मिलता है एंड बेनिफिट फ्रॉम लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स में आपको एक लिक्विडिटी का एस्पेक्ट आ जाता है जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट शायद ना मिले, बट वो उसका जो बेनिफिट है कि वो इट्स इन लिक्विड, वो कभी भी आप निकालना चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। तो इट इज नॉट आइदर और, दोनों की इम्पोर्टेंट जरूरत है, दोनों का ही
एक रिक्वायरमेंट है इन सोसाइटी। यानी कॉम्बिनेशन दोनों का Yes, होना चाहिए। बिल्कुल, आपके हिसाब से कॉम्बो पैक मतलब रिटर्न के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये लोगों को सूट करेगा? मिक्स तो होना ही चाहिए। और ये भेलपूरी जैसा टेस्ट तभी आएगा जब आप उसको बराबर से मिलाएंगे। बिल्कुल। दूसरा इसमें ये एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आज अगर हम एवरेज इंडियन पॉपुलेशन भी देखें तो जब हम और 10 साल 15 साल बाद जाएंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स विच विल बी अ रिटायरिंग पीपल। सो आज हम बोलते हैं यंगेस्ट कंट्री, मगर 20 साल के बाद हाँ। हमारा रिटायरमेंट का ऑब्लिगेशन बहुत बड़ा रहेगा एग्जैक्टली। और लोग कमाने वाले कम रहेंगे, सो और खर्च करने वाला ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल। अगर हमने हमारा वेल्थ उस तरह से बिल्ड करके आज से रखना चालू किया, मैं आज हर यंग बच्चे को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही जॉब पे लगे पहला एक 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन एनपीएस का जरूर करें, और हर साल तो अगर समझिए आप ज्यादा पैसा नहीं भी भर पाते तो हर साल एटलीस्ट 1000 रुपए से भी आप उसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते रहिए, और आगे जाके हो सके तो इसमें कम से कम जो भी आप अर्न करते हो उसका 10% कमिटमेंट एनपीएस को दीजिए। बहुत ही अच्छी बात, और बहुत सारी हमने क्या कहते हैं एनपीएस के लिए, एनपीएस क्यों जरूरी है इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी अच्छी बात आप लोगों से जानी। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ी आबादी अगर जवान है इस वक्त तो एक बहुत बड़ी आबादी आगे चल के बूढ़ी भी होगी, और इसीलिए भारत सरकार का एक कमिटमेंट है, एक सपना है कि पेंशन युक्त भारत बने, और उसमें पीएफआरडीए का एक अहम रोल हो जाता है क्योंकि उसके पास एनपीएस जैसा प्रोडक्ट है जिससे पेंशन युक्त भारत बनाने का जो एक कहीं ना कहीं सपना है सरकार का वो पूरा हो सकता है। जरूरी ये है कि लोग इस पेंशन सिस्टम से जुड़े। बिल्कुल, और वो जुड़ेंगे तब जब उनको ये पता चलेगा कि रिटर्न यहाँ पर अगर आपको जैसा चाहिए वैसा आपको मिलेगा, और वही हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। अनिल थैंक यू सो मच, कुरियन थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच रितेश जी। तो एनपीएस जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में हमने ये समझा कि एनपीएस आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि रिटर्न के लिहाज से भी ये बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको चाहिए। इसलिए मुझे ये लगता है कि रिटायरमेंट फंड का एक हिस्सा आपके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में एनपीएस के रूप में होना चाहिए, और यही हमारे सारे गेस्ट का भी कहना है कि एनपीएस आपके लिए जरूरी है। इसी के साथ इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।